नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम शुरुआत करते हैं अपने फ़ोन नंबर्स के साथ, क्योंकि फिर हम करेंगे ढेर सारी बातें। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हम डिस्प्ले भी करेंगे, आप लिख लीजिएगा 0755-266-0049। ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कीजिए 1800-233-0040। सजीव फोन इन प्रोग्राम देख रहे हैं आप नमस्कार एमपी, यानी लाइव प्रोग्राम है और 12 बजे से 1 बजे तक हमारी फ़ोन लाइन खुली रहेंगी। आप विषय से जुड़े हुए सवाल रख सकते हैं हमारे आज के अतिथियों के सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि कार्यक्रम में आज की तिथि क्या कहती है, बताते हैं। आज की तिथि विक्रम संवत 2080 चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 4 अप्रैल 2023 और दिन है मंगलवार। और इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं। जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, यानी किसी ना किसी मायने में जिनका आज का दिन खास है, उन सभी को दूरदर्शन परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। चलिए शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से हम सिलसिलेवार। अब आपको बता देते हैं आज का विचार। तो आज विचार कह रहा है कि मनुष्य के दुखी होने का कारण उसकी अपनी गलतियां हैं। जिस मनुष्य ने अपनी गलतियों पर काबू पा लिया, वो सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। और जानते हैं ये विचार किसके हैं? 3 और 4 तारीख को, यानी आज भी बहुत सारे लोग महावीर जयंती मना रहे हैं और ये विचार थे स्वामी महावीर जी के। चलिए अब हम सुविचारों के साथ, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें अपने दुखों पर दरअसल केंद्रित होना होगा। हमें ये पता करना होगा कि कहाँ गलती हमारी है, जहाँ नहीं भी है ना वहाँ भी स्वीकार कर लीजिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। चलिए सुविचार के बाद अब आज की तिथि और किन मायनों में खास होगी ये भी बताना होगा। तो बढ़ेंगे आज के इतिहास की तरफ। इतिहास कह रहा है कि 4 अप्रैल यानी आज ही के दिन कोहिमा की लड़ाई शुरू हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आज ही के दिन अपनी झांसी को छोड़ा था। 1879 मशहूर हिंदी कवि लेखक की हम बात करेंगे। हम इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाटककार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 4 अप्रैल के दिन और मध्य प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ था। 1967 की बात करेंगे, नासा ने अपोलो 6 का प्रक्षेपण किया। 1910 की भी बात करेंगे, श्री अरबिंदो पुडुचेरी पहुंचे, जो बाद में उनके ध्यान और अध्यात्म का केंद्र बना। 1904 हिंदी सिनेमा के हर दिल अजीज गायक और कलाकार कुंदन लाल सहगल का जन्म हुआ। 1767 फिलिप एस्ले ने मॉडर्न सर्कस का पहला शो पेश किया। और इसी इतिहास में इसी तारीख में एक और इतिहास में तारीख दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें, जन्म दिवस की भी बात हो रही थी, चूंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी का आज जन्म दिवस है, तो एक अभिनेत्री भी अपना जन्म दिवस शेयर करती हैं। हालांकि अब वो हमारी बीच दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में मैं बात कर रही हूँ माखनलाल चतुर्वेदी जी, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा हर बच्चे की जबान पर, ये जो कविता है कि मुझे तोड़ लेना ओ वनमाली, ये उन्हीं की भाषा थी। खड़ी बोली में ओजपूर्ण भावात्मक कविता लिखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी की ये पुष्प की अभिलाषा हम सभी को पता है। क्योंकि जन्मदिवस की मैं बात कर रही थी, तो दरअसल बॉलीवुड की ही एक जानी मानी अभिनेत्री परवीन बॉबी जी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। हालांकि अब वो हमारे बीच में नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चूँकि हम बात कर रहे थे 3 और 4 तारीख की। आज 4 तारीख है, लेकिन 3 तारीख को भी महावीर जयंती मनाई गई थी। बहुत खूबसूरत सी किसी ने एक वाक्य हमारे दूरदर्शन परिवार को भेजा था मेल के थ्रू और लिखा था कि अगर किसी से कुछ सीखना है ना, तो इन लोगों से सीखना होगा। किन लोगों से? सेवा श्रवण से सीखनी होगी, मर्यादा राम से सीखनी होगी, अहिंसा बुद्ध से सीखनी होगी, मित्रता कृष्ण से सीखनी होगी, लक्ष्य एकलव्य से सीखना होगा, दान कर्ण से सीखना होगा और तपस्या महावीर जी से सीखनी होगी। चलिए इतिहास के बाद अब हम इस खूबसूरत विचार के लिए हम धन्यवाद करेंगे हमारे उस दर्शक का जिन्होंने हमें ये खूबसूरत पंक्तियां भेजी थी। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता देती हूँ, फ़ोन लाइन खुली हुई है 0755-266-0049, 1800-233-0040।
फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पहले विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कानून में महिलाओं के लिए किस तरह के अधिकार दिए गए, यानी कानून किस तरह से मदद कर रहा है महिलाओं की। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक युवा कानून के जानकार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका नाम है धर्म प्रकाश ठाकुर। चलिए स्वागत करते हैं। कानून के जानकार हैं धर्म, और इनका परिचय देते हुए आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये युवा समाज सेवी भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ हैं। और इन्हीं के साथ स्वागत करते हैं हमारी अगली मेहमान जो है डॉक्टर ऋचा प्रियंवदा, जो कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक है। पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा समय से प्रदेश और प्रदेश के बाहर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं इनके ट्रीटमेंट से। और इनसे हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका। इन दोनों विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे दर्शकों की मैं बात कर रही हूं, तो अगर आप मेरे सवालों के साथ अपने सवाल को जोड़ना चाहें, उनसे रखना चाहें, तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ही बात कर लेती हूँ। मैम, आपसे पहला सवाल तो ये है, जो नैदानिक वर्ड यूज़ हुआ है, थोड़ा इसको हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगी कि एक्सप्लेन किया जाए इस शब्द को। बिल्कुल। जहाँ हम नैदानिक की बात करते हैं, नैदानिक का मतलब है क्लिनिकल। जहाँ हम क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेंट होते हैं, जिनको मानसिक समस्याएं होती हैं, उस पे ये नैदानिक मनोवैज्ञानिक उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट से हमारा मतलब है उनकी साइकोथेरेपी, उनकी काउंसलिंग, उनके सेशंस लेना। तो मनोवैज्ञानिक और नैदानिक मनोवैज्ञानिक में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और उनको क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो साइकोथेरेपी में एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट टूल्स असेसमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है दर्शकों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता इस शब्द पे कभी चर्चा हुई होगी। मैम, जब आपके पास, मैं एक छोटा सा सवाल और रख लेती हूँ कि जब आपके पास लोग आते होंगे तो क्या वो इस शब्द को समझ पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो, बहुत सारे लोग तो अभी भी मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में ही अंतर नहीं कर पाते हैं, तो नैदानिक विशेषज्ञ कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। लोग मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक में अंतर नहीं कर पाते हैं। बेसिकली मनोचिकित्सक जो हैं वो दवाइयों पे काम करते हैं, और जहां हम मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं वो बेसिकली आपकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, यानी कि जब कोई मानसिक समस्याएं होती हैं तो रूट लेवल पे हमें क्या दिखता है कि ये इसके व्यवहार में परिवर्तन है, इसके इमोशंस में परिवर्तन है, बट उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये जड़ता जो है उसके बचपन की है या कोई इन्वायरमेंट के साथ उसकी समस्याएं हुई हैं। तो ये चीज़ें पेशेंट को वापस उसकी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लाने के लिए मनोवैज्ञानिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो उसको एक नॉर्मल हेल्दी लिविंग पैटर्न की तरफ लेके जाता है। क्योंकि बहुत सारी मिथ है, दवाइयों से हमें पूरी तरीके से सही तरीके से इलाज तो हो गया, बट पेशेंट वैसा नॉर्मल नहीं हो पाया जैसा पहले था। तो यहाँ पर आपकी नैदानिक मनोवैज्ञानिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो आपके विचार, आपके व्यवहार और आपकी इमोशंस के साथ बैलेंस करना सिखाते हैं, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी लिविंग स्टाइल की तरफ बढ़ पाते हैं। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात है धर्म। जिस तरह से मैम बता रही हैं कि वो किस तरह से मदद कर रही हैं इतनी सारी, हर तरह के जो लोग आते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, और वो उसकी जड़ तक पहुंचती हैं, और किस तरह से उनको एक तरह से ये देखा जाए कि मानसिक रूप से सुकून पहुंचाने का काम और ये जिम्मेदारी उठा रखी है ऋचा मैम ने। धर्म, हम हर बार इस विषय पर इसलिए चर्चा करते हैं, मतलब गाहे बगाहे हम इस विषय को इसलिए उठाते हैं ताकि दर्शकों की गहरे ये बात पहुंच जाए कि किस तरह से कानून में महिलाओं को अधिकार हैं, कितने अधिकार हैं, कौन से अधिकार हैं, और वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकती हैं। इसलिए अब ये विषय मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन हो चुका है, लेकिन बार बार उठाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप तक संपूर्ण जानकारी भी पहुँचे और आप भी आधे से ज़्यादा कानून के जानकार बन पाएँ। क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव हुआ अभी तक? आप इतनी इस कम उम्र में कितने अनुभव प्राप्त कर चुके हैं? जी प्रिया मैम, ये है काफ़ी संवेदनशील विषय है, और ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि 21वीं सदी में भी हमें ऐसे विषयों पे चर्चा करनी पड़ रही है कि महिलाओं के समानता के अधिकार या महिलाओं के प्रति आज भी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अपराध और कई होते हैं। महिलाओं को, जैसे घरेलू हिंसा की बात कर ली जाए, महिलाओं को
महिलाओं के घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, ऐसे कई महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं। नशे की हालत में महिलाओं के साथ गलत अपराध कर दिए जाते हैं। आज के समय में भी ये चीज़ें हो रही हैं। हमारी समाज ऐसी नहीं थी। हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा से ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। चाहे आप पौराणिक काल में ले लें, सीता राम, राधे श्याम, हमेशा महिलाओं को ऊपर ही रखा गया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कि आज के समय में भी हमें ऐसी चर्चाएं करनी पड़ रही हैं और आज के समय भी हमें महिलाओं की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बिल्कुल, अब चूंकि लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से रिकॉल करवाया जाए कि कानून में महिलाओं को कितने तरह के अधिकार मिले हुए हैं और वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। धर्म, देखिए मैम, संविधान ने भी कई प्रकार के अधिकार दिए हैं महिलाओं को। चाहे आर्टिकल 19 की बात की जाए, राइट टू इक्वलिटी की बात की जाए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात की जाए, राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए, राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड की बात करी जाए, राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी की बात करी जाए, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करी जाए। कई प्रकार के कानून में महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ऋचा मैम धर्म बता रहे हैं, वाकई इस अभी तो इनकी शुरुआत ही हुई है। बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे एक्सपीरियंस उनको होने अभी बाकी है। फिलहाल के लिए मैं अगला सवाल रखूँ, एक छोटी सी प्रस्तुति है, चूँकि दिन बहुत खास है तो महावीर जी पर एक खूबसूरत सी प्रस्तुति दूरदर्शन परिवार की तरफ से। नमो अरिहन्ताणं, ॐ नमो सिद्धाणं, ॐ नमो आयर्याणं, ॐ नमो उवच्छायाणं, नमो लोय सवसाहूणं, ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। उन दया सिंधु के जन्म समय हो गई सदैव हरवाणी थी। और जिस तरह से आपने देखा कितनी शांति मिली ऋचा मैम, उसी शांति की ज़रूरत है आज के समय में, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। दिनचर्या से थोड़ा सा समय अपने लिए अगर निकाल लिया जाए तो क्या मनोवैज्ञानिक के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी? एक सवाल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं। जैसा मैंने बताया कि जब हम इन तीनों चीज़ों यानी अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने इमोशंस पे बैलेंस कर पाते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। जैसे कि अगर हम एक सुंदर विचार की तरफ जाते हैं जो कि महावीर जी का बताया गया है, जिसमें कि हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो क्या करते हैं, आपके बेसिकली इनहेल यानी आपके सांस को आना और सांस का बाहर जाना, इस पर जब आप केंद्रित होते हैं तो जो नकारात्मक विचार आपके अंदर आते हैं उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जहाँ विचार नकारात्मक नहीं होंगे वैसा ही आपको इमोशंस यानी आपको अच्छी फीलिंग होगी, आपको खुश रहना होगा। और जब आप ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी तो सिमिलरली आपके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली जब ये चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी तो आपको मेंटल हेल्थ की कोई समस्या नहीं होगी। क्या बात है, ये खूबसूरत सी पंक्ति है। चूँकि आज जिक्र हो रहा है झांसी की रानी का, किसी कारणवश महिला के अधिकारों पर हम बात कर रहे हैं ना, सशक्त नारी का उदाहरण अगर हम सालों पहले की बात करें तो झांसी की रानी के अलावा और किसका नाम आ सकता है? इतनी सुदृढ़, इतनी परिश्रमी कहना चाहिए, जिन्होंने पहली महिला विंग शुरू की थी। तो उनका ये कहना था कि हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपनी आज़ादी का जश्न मना सके। इसके आधार पर मैं अगला सवाल तो रखूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल मैं लेना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूँगी संक्षिप्त में सवाल रखिएगा। नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके पति द्वारा प्रताड़ित होती हैं और वो नशे में आकर उनको मारते पीटते हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए उत्थान के लिए कानून में क्या सहायता है कि ताकि उनको प्रेतात्मा से बचाया जाए? मारते हैं, शराब पीकर उद्यम करते हैं और परेशान करते हैं कि मायके से तुम धन नहीं लाते हो, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। क्या जानकारी की कमी है, कहाँ संपर्क करें? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये मुझे ऐसा लगता है अभी भी होता है। हम आधुनिकता के इस दौर में हैं, हम इस जिस सदी में जी रहे हैं, उस सदी में आज भी एक तबका ऐसा है जो पुरानी उस परंपरा ही कहा जाएगा, पुरुष पितृसत्तात्मक समाज की जो मैं बात कर रही हूँ, पुरुष प्रधान समाज की जो मैं बात कर रही हूँ, कि अधिकार है अपने घर की महिलाओं पर, धर्म, इसका जवाब आप ही के पास है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील विषय है कि आज भी ऐसी समाज में गतिविधियां हो रही हैं कि महिलाओं को दहेज उत्पीड़न और ऐसे विषयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने नज़दीकी थाने में जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं या ऑनलाइन FIR भी कर सकते हैं। दहेज उत्पीड़न के केस और मारपीट जैसे कि ये अपने आप में एक गंभीर और गैर जमानती अपराध है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले तो जागरूक होना होगा। भले ही धर्म, मैं एक छोटा सा पॉइंट और पूछना चाहूंगी आपसे कि हम नाम को गुप्त रखते हुए भी FIR दर्ज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। महिला संबंधित अपराधों में महिला की जानकारी गुप्त रखी जाती है और अगर कोई महिला क्राइम भी करती है तो 6 बजे के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बिल्कुल जी, महिलाओं की जानकारी पूर्णतः गुप्त रखी जाती है और आप अपने नज़दीकी थाने में अपनी FIR दर्ज कराएं, उस पर निर्णय होगा। बिल्कुल। बहुत सारे टोल फ्री नंबर भी हैं, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब अपने ऊपर अत्याचार रोकने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा। फिर तो कानून आपके साथ है ही। ऋचा मैम, इस तरह के केसेस आपके पास भी आते होंगे जहां महिलाएं खुलकर नहीं बोल पाती हैं या कानून की मदद लेने से बचती हैं, डरती हैं, समाज का डर है, परिवार का डर है, लोग क्या कहेंगे इस वाक्य का डर है, वो आपके पास भी आते होंगे ऐसे लोग? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बताई इनने कि महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं नशा करने के बाद, क्योंकि नशा करने से सिर्फ एक व्यक्ति विशेष उसे समस्या नहीं होती है, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उनको समस्याएं होती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति नशा करता है तो वो कई प्रकार की अपनी कॉन्शियस लेवल से वो हट जाता है, उसके अंदर में वायलेंस एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो मारपीट करता है, लोगों से बातचीत बंद कर देता है, तो जिसके वजह से परिवार पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली परिवार भी कई तरह के मानसिक उत्पीड़न से गुजरते हैं, क्योंकि ये एक तरह का बर्डन होता है। और अगर वो व्यक्ति जो नशा करता है, अगर वही व्यक्ति कमाने वाला है, तो ये सबसे बड़ी समस्याएं हो जाती है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो जिसकी वजह से कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति बोलता नहीं है कि मुझे समस्या हो रही है, बट नशा करने से सारे परिवार और उसके आसपास के लोगों को भी समस्या होती है, तो लोग इसे छिपाते, क्योंकि अभी भी हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को एक स्टिग्मा की तरह बोला जाता है कि ये हम बता नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति को मानसिक समस्या है। तो व्यक्ति यानी उसके परिवार वाले खुल के वापस नहीं आ पाते हैं कि हमारे घर में नशा करने की समस्या की वजह से इस तरह की वायलेंस, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम में ये सारे उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। जी बिल्कुल धर्म, आप जी जुड़ना चाह रहे हैं? मैम बहुत सही कहा आपने। नशा शारीरिक मानसिक ही नहीं और समाज के लिए भी खतरनाक है। जैसा कि मैं अभी तक की मेरी जर्नी में देखता हूँ, 2/3 से भी ज़्यादा क्राइम ऑफेंस सिर्फ नशे के कारण हो रहा है। उसका मूल कारण नशा है, मेन कॉज नशा है। अगर नशे को ख़त्म कर दिया जाए तो समाज अपने आप में ही सुधर जाएगी, हमें कोर्टों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर अभी वर्तमान अगर परिदृश्य देखा जाए तो अलग अलग रूपों में नशा बढ़ रहा है। मतलब हम भले ही कितने अभियान, कितनी जागरूकता की बात करें, ये थम क्यों नहीं पा रहा, इसका जवाब ऋचा मैं आपसे लूँगी, क्योंकि ये मानसिक स्थितियों वाला सवाल है। बिल्कुल, जैसे कि आप इसको वर्ग में बांटेंगे तो ये जो युवा वर्ग है इसमें सबसे ज़्यादा आपको नशा का देखने को मिलेगा कि, और जैसा आपने बताया प्रकार, इसके कई प्रकार है, कैनाबिस है, ओपीएम है, डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हैं और कई प्रकार के वो नशा करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? देखिए, नशा करने का बेसिकली कारण 4-5 हम बता सकते हैं। जैसे कि ने बताया धर्म ने कि ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल और इकोनॉमिकल बर्डन होता है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, पहले क्यूरियोसिटी में जाता है कि करके देखते हैं कैसा लगता है, और ये क्यूरियोसिटी क्या हो जाती है, उसे अच्छा ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी ये होती है पीयर प्रेशर, यानी दोस्तों के दबाव में आके वो नशा करना शुरू कर देता है। जहाँ दोस्त दबाव में डालते हैं क्योंकि वो उस ग्रुप का पार्ट बना रहना चाहता है, जिसके वजह से उसे ना चाहते हुए भी नशा करना पड़ता है। तो ये समस्या क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और उसके अंदर में जो टॉलरेंस उसका बढ़ता चला जाता है, जिसके वजह से उसे कई प्रकार के मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और
इनडायरेक्टली ये इनके परिवार वालों को भी इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ जाता है। माता पिता, मम्मी पापा से मॉम डैड, आधुनिकता की बात कर रही हूँ मैं कि मॉम हुक्का नशा थोड़े ही ना है, क्या वाकई हुक्का नशा? मैं चाहूँगी कि अब इस सवाल का जवाब हमारी युवा पीढ़ी ज़रूर सुने इसका जवाब। बिल्कुल, हुक्का नशा कोई नशा का मतलब ही ये होता है, एडिक्शन का मतलब होता है लत, यानी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ। मेरी वो दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये बेसिकली मिथ है। युवा वर्ग को ऐसा लगता है कि मैं अगर ये नहीं लूँगा तो मैं कंपटीशन में नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन्हें लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरा फ्रेंड्स मेरे मजाक बनाएंगे। और इसके अलावा इनके युवा वर्ग में जो टॉलरेंस यानी कि जो थ्रेशोल्ड लेवल है, इम्पेशेंस, इम्पल्सिविटी, वो बहुत ज़्यादा है, तुरंत रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एक तो उनकी इनबिल्ट है, यानी मुझे इससे बेटर करना है, प्लस इन्वायरमेंट से भी मिला हुआ है कि मुझे इनसे सबसे बेटर करना है। तो ये पेशेंस लेवल को क्या करता है? कम करता है। हैंस वो इम्पल्सिव हो जाते हैं और अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। हाँ। जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। कई लोग तो कानूनी दरावेश के अंदर भी आ जाते हैं, उन्हें कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जी मैम ने बिल्कुल सही कहा। मैं इसे कानून की दृष्टि से बताना चाहूँगा। एनडीपीसी एक्ट 1985 को अभी 2014 में शासन द्वारा संशोधित कर दिया गया है। इसमें एनपीसी का गठन किया गया है, जिसमें मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि स्पेशल कोर्ट्स भी बना दिए गए हैं। उसमें स्पेशल जज अपॉइंट करते हैं सीजे। और नशे के प्रति 237 ऐसे नशे हैं जिनको रखा गया, उनका खरीद, फरोख्त, विक्रय, आयात निर्यात और किसी भी प्रकार की मदद गैर कानूनी रूप से गैर जमानती है। एक सवाल कर लूँ मैं आपसे, हालांकि हम महिलाओं के अधिकारों पर बात कर रहे हैं, कानून में महिलाओं के लिए किस तरह से मदद है, लेकिन ये सवाल मेरा जुड़ रहा है कि नशा बेचने वाला अपराधी, आपने बोला ना खरीद फरोख्त, नशा करने वाला भी तो अपराधी है ही। जी। बिल्कुल, हम बोलते चले आ रहे हैं। तो जो नशा कर रहा होता है वो उस वक्त अगर पकड़ा जाए फिर तो क्या सजा का प्रावधान भी पूछूंगी, और किस हद तक ले जाया जा सकता है कानून की दृष्टि से? जी बिल्कुल, एनडीपीएस एक्ट 1985 के अनुसार सेक्शन 42 में अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में पाया जाता है तो पुलिस के द्वारा बिना वारंट के उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उसकी तलाशी ली जा सकती है, और ये एक गैर जमानती अपराध है और इस सजा को 12 साल से लेकर उम्र कैद तक भी खींचा जा सकता है। क्या मतलब इसमें महिलाएं भी शामिल है? जी जी जी, महिलाओं के लिए भी समाज का हर वर्ग, अधिकतर मैं बताऊं 3 में से 1 महिलाएं हैं जो नशा कर रहे हैं, 1/3 महिलाएं भी इसमें हैं। और ये अपराध का एक मुख्य कारण भी है नशा। बिल्कुल, ये बहुत, ऋचा मैम कितना प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है इस बात पर कि एक तरफ तो महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हैं, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इतनी आधुनिक हो चुकी हैं युवतियां, महिलाएं कि नशे की गिरफ्त में है, मतलब कानून की गिरफ्त में है, अगर सीधे तौर पर ये कहा जाए तो। ऋचा मैम, बिल्कुल आपके पास आते हैं इस तरह के केसेस? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं, कोई जेंडर बायस नहीं है, दोनों ही प्रकार के केसेस आते हैं। हाँ। यानी मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं हमारे पास, जो कि नशा करने की जिनको आदत रहती है। तो मैंने जो बताया, जो उसका कारण जो होता है दोनों की ही बराबर है, या तो वो इम्पेशेंस है, टॉलरेंस उनकी जो है बढ़ती चली जा रही है, नशा करने की जो टॉलरेंस है वो बढ़ती, उससे क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, प्लस वो इम्पल्सिविटी। इसके अलावा अगर साइकोलॉजिकल रूट्स में देखेंगे तो लॉस, यानी कि इकोनॉमिकल लॉस, फिनेंशियल लॉस, और इंटरपर्सनल यानी आपसी संबंध जिसको कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, हाँ। तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में नशा करने की जो ये प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये दोनों ही केसेस में, यानी कि मेल और फीमेल में, दोनों में ही देखने को, क्योंकि ये बेसिकली लोगों को लगता है कि मैं इससे अपनी समस्याओं से निवारण कर पाऊंगा, जो कि उनकी गलत सोच है। इससे समस्या और बढ़ती है, बल्कि निवारण नहीं होता है। अगर सरकार के द्वारा भी कई जन अभियान चलाए जा रहे हैं, कई नीतियां बनाई गई हैं नशा विरोधी, लेकिन उसके बाद भी ये बढ़ते जा रहा है। इसके लिए समाज को एक साथ आकर नशे के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाके हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे और एक बेहतर समाज बना पाएंगे। बिल्कुल सही बात है धर्म, और आप तो सारे युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये बात बोलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऋचा मैम भी सहमत होंगी इस बात से कि
कि नशा करना ही है तो काम का करो ना, जी। जैसे धर्म प्रकाश ठाकुर कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बचाने के लिए लॉ की पढ़ाई करने की शुरुआत की और आज बहुत अच्छे स्तर पर वो काम कर रहे हैं। तो हम छोटा सा एक अल्प विराम लेंगे, यानी कि हम कव्वाली की तरफ बढ़ेंगे। खूबसूरत सी सूफियाना कव्वाली है जो छोटे असलम साहब हमें उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ, मुश्को अंबर मोगरा चंपा चमेली और गुलाब, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ, बहारे अर्श का जीना तलाश करती है, बहारे बहारे अर्श का जीना तलाश करती है, कदम कदम पे नगीना तलाश करती है, कदम कदम पे नगीना तलाश करती है, खुदाए पाक हमें वो ज़मीं अता कर दे जहाँ ये आँख मदीना तलाश करती है, जहाँ ये आँखों मदीना तलाश करती है। तो अली कह रहे हैं वली कह रहे हैं, 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 उमर कह रहे हैं गनी कह रहे हैं, उमर कह रहे हैं गनी कह रहे हैं, अबू बकर की रंग लाई सदाकत, अबू बकर की रंग लाई सदाकत, साहबा ने पाई मोहम्मद की सोहबत, साहबा ने पाई मोहम्मद की सोहबत, क्या मेराज की शब का आलम जुदा है, 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 खुदा भी मोहम्मद पे शैदा हुआ है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, क्या मेराज की शब का आलम जुदा है, क्या मेराज की शब का आलम जुदा है, खुदा भी मोहम्मद पे शैदा हुआ है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है।
हशर देख सके। कौन कहता है मोहम्मद मुस्तफा इंसान है, 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 वो सरापा नूर से लिखा हुआ कुरान है। मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है। तो जिस तरह से है अभी इतनी खूबसूरत हमने कव्वाली सुनी, कितना खूबसूरत संगीत, कितनी प्यारी सी आवाज़, कितना अच्छा अर्थ। तो शब्द वाकई असर डालते हैं, संगीत वाकई असर डालता है। इससे जुड़ा एक सवाल है ऋचा मैम, अगर जब कभी हम परेशान होते हैं या मान लीजिए नींद नहीं आ रही हो और इस तरह का कोई अच्छा सा मधुर संगीत सुन लिया जाए, संगीत असर डालता है ना मानसिक स्थिति पर? जी, बिल्कुल ऋचा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक संगीत की बात करेंगे, उसकी व्यक्ति की मनपसंद संगीत होनी चाहिए। और जहाँ हम नींद की बात करते हैं, नींद एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि कई पेशेंट हमें ये शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, क्योंकि ये बायोलॉजिकल फंक्शंस हाँ, डिस्टर्ब होता है। शायद इसीलिए म्यूजिक थेरेपी का इजाद हुआ। म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करती है। जी। इसके अलावा व्यक्ति खुद से भी ये चीज़ें कर सकता है, क्योंकि वो अगर अपनी म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाएगा तो वो अपनी तरफ ज़्यादा बढ़ेगा और वो स्थिर होगा। जब नींद में समस्या आती है तो व्यक्ति इसके साथ क्या करता है, अपने आप को सिंक्रोनाइज करता है। और जैसा मैंने बताया, डीप ब्रीदिंग यानी इनहेल और एक्सेल पे फोकस करना। हाँ। तो निश्चित तौर पे उसे नींद आने में समस्या नहीं आएगी और अपनी नींद की समस्या से मुक्त हो सकता है। क्या ये नियम बुजुर्गों पर भी लागू हो जाएगा? क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें हम कितनी भी कोशिश कर लें, नींद आती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नींद में क्यों नहीं आती, जहाँ बुजुर्ग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं, हाँ। विचार। क्योंकि जब विचार आएंगे तो आपको, यानी हम सो भी रहे हैं, बिस्तर पर लेटे भी हैं, फिर भी हमें साउंड स्लीप, कहते हैं ना कि नहीं आई साउंड स्लीप, अच्छी स्लीप नहीं आई, रात भर मुझे ऐसा लगा कि मैं जगा ही था। तो ये क्या, ये विचार जो है, दिन भर की जो आपकी जितनी प्रक्रिया रहती है वो आपकी नींद में, इसको हम अचेतन मन कहते हैं, उसमें एक्टिव होती है। तो जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप म्यूज़िक के साथ जाएंगे तो म्यूज़िक आपको हेल्प करेगी रिलैक्सेशन में, और फिर जो साउंड स्लीप हम कहते हैं, यानी विचार वहीं रुक जाएंगे और आपकी जो नींद है वो लगातार वैसी बनी रहेगी और आप एक हेल्दी महसूस करेंगे। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि मुझे फ्रेश लग रहा है। और नींद में आने में बहुत हेल्प मिलती है अगर आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। बिल्कुल, नींद तब भी आती है जब हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है तभी तो इन जानकारियों की हम बात करते हैं। फिलहाल तो हम कानून की जानकारियों की बात कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है जिससे आप गहरे जुड़े हैं धर्म, और बहुत सारा काम किया है आपने, RTI। मैं चाहूँगी कि छोटी सी जानकारी इस विषय के बीच में इस शब्द पर भी दे दी जाए कि आखिर RTI क्या है, किस तरह से लगाई जा सकती है। बहुत कम लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन इस शब्द के मायने पता होंगे, और ख़ासतौर से अगर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मैं इस सवाल को रखूं। जी, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है। RTI आप एक एप्लीकेशन है, आवेदन है, जिसे लगाकर आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो सरकारी और गैर सरकारी संस्था हो जो सरकार द्वारा फंडेड हो। RTI लगाकर आप 10 रुपये के फॉर्म से करोड़ों के भ्रष्टाचार की भी जानकारी निकाल सकते हैं और अपने अधिकार, अपना कार्य के विषय में भी जान सकते हैं। बिल्कुल, महिलाओं के लिए मैं पूछ रही थी ये सवाल कि उस पर कोई खर्चा नहीं लगता, ऐसा कुछ भी है? शुल्क या निःशुल्कता की अगर बात करें? जी, जो लोग BPL से नीचे हैं, बिलो अच्छा। पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए RTI फॉर्म निःशुल्क है और उन्हें जो जानकारी है उसका कॉस्ट लगता है 2 रुपये प्रति पेज, वो भी निःशुल्क है। अगर किसी महिला पर अत्याचार किया जा रहा है, उससे रहन सहन खान पान का खर्चा नहीं दिया जा रहा है, ससुराल से निकाल दिया गया है, वो अपने माता पिता के घर पर आ चुकी है, क्या वो भी RTI जैसी इसका कानून में इसकी मदद ले सकती है? जी, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं RTI से रिलेट तो करती है, लेकिन इस स्थिति में उसको थाने के पास जाना पड़ेगा और न्यायालय उस स्थिति में उस महिला को उसका हक और दिलाएगा। किस तरह से? मैं थोड़ा सा इसको ज़रूर विस्तार से बताइए, क्योंकि बात
इस हिंसा की भी बात की जा रही है। जी जी, आजकल देखें तो घरेलू हिंसा के, दहेज उत्पीड़न के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए हमें सभी सामाजिक लोगों को साथ आकर इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। रही कानून की बात, तो सरकार द्वारा भी कई ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिसमें फ्री कानून की निःशुल्क सहायता दिलाई जाती है, और कहीं ना कहीं जो एग्रीड पार्टी होती है उसे भी सरकार द्वारा फ्री वकील, विधि विशेषज्ञ उपलब्ध कराया जा सकता है। इस स्थिति में महिलाएं जा सकती हैं, और आजकल सरकार न्यायालय काफ़ी संवेदनशील है इस प्रकार के मामलों को लेकर। बिल्कुल धर्म, यानी सरकारी वकील अगर किया जाए किसी केस पर, तो वो उस सरकारी वकील के करने से किसी भी तरह का कोई शुल्क या कोई भार नहीं आता। जी नहीं जी, ये पूर्णतः निःशुल्क होता है, यानी सरकार द्वारा इसका खर्चा उठाया जाता है। यानी अगर कोई महिला कानून में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है और अगर वो फीस देने में सक्षम नहीं है, यानी शुल्क नहीं दे सकती है, तो भी वो सरकारी वकील की मदद से अपने केस को लड़ सकती है। यह आसान भाषा में समझूं मैं? जी जी, और इस प्रकार काफ़ी संस्थाएं हैं जो फ्री लीगल एड दे रही हैं। हम लोग के द्वारा भी काफ़ी फ्री लीगल एड दिया जाता है, और आजकल स्टूडेंट भी काफ़ी संवेदनशील हैं इन विषयों को लेके, वो भी फ्री लीगल एड देते हैं। और ये अपने आप में एक तारीफ का विषय है कि आज के समय में लोग सिर्फ पैसों पे फोकस ना करके एक सामाजिक स्तर पे भी कार्य करना चाहते हैं, स्वार्थी ना होकर। जैसे कि आप कर रहे जैसे हैं। जिए तो अपने लिए क्या जिए, जो दूसरों के लिए जिया। बताइए, युवा धर्म प्रकाश ठाकुर जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, युवाओं की ऐसी ही सोच है। तो अगर देखा जाए कि अगर आपका लक्ष्य सही है तो मंजिल भी उसी ओर लेकर चली जाती है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी काम करने लग जाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जी धर्म। जी प्रिया जी, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ और ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आजकल गांव से आकर, निचले स्तर से आकर लोग बिना संसाधनों के उठकर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। युवा सफलता के लिए साधन की नहीं, साधना की आवश्यकता है, और ऐसे हम काफ़ी उदाहरण दे सकते हैं कि बिना साधना के बहुत ही दयनीय स्थिति में लोगों ने संघर्ष करके, साधना करके सफलता को प्राप्त किया है। जैसे कि हम देखें, कई बार भारत रत्न हो, चाहे पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, कई ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं नीचे से उठकर आ रही हैं और समाज के प्रति अपना योगदान दे रही हैं। महिला एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक पत्नी भी है, और मैं देखूं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं महिलाएं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनके खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं, और आज भी हमें इस प्रकार के विषयों पर बैठकर चर्चाएं करनी पड़ रही हैं, और करेंगे भी तब तक जब तक एक एक महिला जागरूक नहीं हो जाती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये दारोमदार रहेगा हम पर। जी आज के शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं महिलाएं। बिल्कुल, हर क्षेत्र में आगे हैं धर्म। और जो इक्का दुक्का प्रतिशत बच भी गया है ना, हम उनको भी पटरी पर लाकर छोड़ेंगे। वो एक शायर की कहावत याद आ गई, कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह स्वयं बनाता है जग में वही वीर शूरमा जो अपनी राह स्वयं दिखाता है। महिलाएं लोगों को राह दिखा रही हैं, अपने सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आकर, और अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी बहुत अच्छा कर रही हैं। किस क्षेत्र में आगे नहीं है? चिकित्सा के क्षेत्र की बात करूं, ऋचा मैम इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अगर मैं कानून की क्षेत्र की बात करूं, या मैं प्रशासन के क्षेत्र की बात करूं, किरण बेदी जिन्हें सर मैडम कहा जाता था, ऐसे तमाम उदाहरण है। एक हमारे देश के महत्वपूर्ण पद पर बैठी हुई द्रौपदी मुर्मू मैम की अगर मैं बात करूं, तो किस क्षेत्र में आगे नहीं है? राजनीति, चिकित्सा, पुलिस विभाग, हर क्षेत्र में। यस ऋचा मैम, आप कुछ कह रहे थे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि हर व्यक्ति का, यानी हर एक महिला का ये सपना रहता है। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो आपने किरण बेदी की बात की, जिनको सर मैडम बोला जाता था। ये भी हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है, क्योंकि बचपन से मैं इन्हें देखते हुए आ रही हूँ, मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे इनके जैसा ही बनना है। तो जहाँ तक व्यक्ति जागरूक होता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक होता है, तो वो अपने अधिकारों को समझ पाता है, और अपने ऊपर जो उनको अत्याचार, यानी अपनी जो उनकी राइट्स हैं, उसको वो सही तरीके से जी पाता है और रह पाता है। सौम्या तिवारी, हम युवाओं पर अभी बात कर रहे थे। एक युवा धर्म हमारे साथ है, और एक सौम्या जिसका नाम अभी गूंज रहा है, प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर भी, क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं।
तो वाकई ऐसी बहुत सारी महिलाएं, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता मैम, ये जो अभी हम किरण बेदी जी की बात कर रहे थे, सर मैडम, हम समानता की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, इससे बड़ी समानता क्या होगी कि उनके साथ दोनों ही मेल और फीमेल को दिए जाने वाले संबोधन जुड़ते हैं जो सर मैडम कहा जाता है। उन्होंने जो किताब लिखी आई डेयर, डेफिनेटली इट मीन्स कि आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी बात पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैट, जो हो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। क्या बात है, क्या बात है, ये प्रभाव है आज की तारीख का। आज 4 तारीख है ना, झांसी की रानी से भी ये तारीख जुड़ती है, माखनलाल चतुर्वेदी जी से भी ये तारीख जुड़ती है, और तमाम तरह के जो आज खास दिन है, मुझे लगता है उसी का प्रभाव। महावीर जयंती जी 2 दिन हम कंटिन्यू मना रहे हैं, लगातार मना रहे हैं इस दिवस को। धर्म में वापस आपके पास आती हूँ, कानूनी अधिकारों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने एक और चीज़ देखी है, मैं एक एफआईआर के बारे में ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। अक्सर इस समस्या से जूझते हैं धर्म कि एफआईआर आसानी से नहीं दर्ज की जाती, क्या कारण हो सकता? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जी उसके नाम लिखे जाने का। जी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए प्रिया जी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कई अच्छे भी हैं, कई बुरे भी हैं। एफआईआर का कई बार दुरुपयोग किया जाता है, तो इस कारण पहले होता था कि दर्ज नहीं करते थे, लेकिन आजकल प्रदेश की सरकारों द्वारा व राष्ट्रीय स्तर पर एफआईआर के लिए ई-एफआईआर पोर्टल भी लॉन्च कर दिए गए हैं। आप घर बैठे भी अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, और आजकल पुलिस थाने व पुलिस प्रशासन काफ़ी संवेदनशीलता से एफआईआर दर्ज करता है और उन पर काफ़ी जल्दी कार्रवाई करता है। और महिलाओं संबंधित अपराधों में या कुछ ऐसे संवेदनशील अपराधों में बात करें तो कुछ घंटों के भीतर ही एफआईआर पर कार्रवाई भी कर दी जाती है। बिल्कुल, तो लाडली बहना, तुमसे बस इतना है कहना, ना डरना ना सहना। रिचा मैम, बुजुर्ग महिलाओं की बात करूंगी मैं, मानसिक स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं, जब पति नहीं रह जाते हैं या परित्यक्ता की मैं बात करूं, ऐसी महिलाओं के साथ ज़्यादा उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और कई बार ये प्रताड़ना ससुराल द्वारा नहीं दी जाती, उनके अपने ही उनको प्रताड़ित कर रहे होते हैं। जब इस तरह के केस आते हैं और अगर आए हैं आपके पास, तो आपने क्या सलाह उनको दी? शायद ये सलाह हमारे घर बैठे दर्शकों के पास तक पहुँचे और वो दूसरों की मदद कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक हम बुज़ुर्गों की बात करेंगे, तो बुज़ुर्ग क्या होते हैं, बुज़ुर्ग इमोशनली रूप से कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना पूरा जीवन, जो एक्सपीरियंसेस कहते हैं, वो पूरा लगाया, और हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। और जब उसे मानसिक रूप से प्रताड़ना मिलती है, तो ये सबसे दुखद घटना है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे, अपने समाज और अपने कार्यालय को दिया, और उसके बाद उसे वो प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता है और उसे मानसिक उत्पीड़न का सहना पड़ता है, तो वो कितनी बड़ी दुखद घटना है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो जो नेग्लिजेंस फीलिंग है कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है समाज में, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक्सपीरियंसेस से हम लर्न करते हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस मैटर करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो उन्हें नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। उन्हें भी हम उसी प्रकार से इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं जैसे कि हम युवा वर्ग और मध्यम वर्ग को देते हैं। तो इससे उनका मनोबल बढ़ता है, पहली बात। दूसरी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि वो शायद अपने पहले की ज़िंदगी में, यानी अपने काम की व्यस्तता से, या उन्हें समय नहीं मिला, या उन्हें करने का मौका नहीं मिला, उस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कई प्रकार के लोगों को सिलाई कढ़ाई की आती है, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, जिसको डांस करना अच्छा लगता है। आपको कभी सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, उस पर भी आप देखते ही होंगे कि कई सारी बुजुर्ग महिलाएं भी जो हैं खुल के बाहर निकल के आ रही हैं और वापस अपनी ज़िंदगी को उसी प्रकार से जीने की कोशिश करती हैं जैसा वो करना चाहती थी। बिल्कुल, सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, तो एक सवाल तो बनता है धर्म आपसे ये पूछना कि आज सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने या उन महिलाओं की मर्जी के बिना उनके फोटो को शेयर करना, तो सोशल मीडिया के द्वारा भी जो अपराध फैलाए जा रहे हैं, फैल रहे हैं महिलाओं के, उन कुछ अधिकार ऐसे उस पर भी हैं क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे अपराध अधिकार हैं। आजकल सोशल मीडिया पर का हम जाने ना अनजाने में काफ़ी अपराध कर देते हैं, चाहे वो साइबर बुलिंग हो या किसी को स्टॉक करना, ये अपने आप में एक अपराध है और ये गैर कानूनी है। और जैसे कि मैम बात कर रही थी बुजुर्गों की, तो इसमें कानून की दृष्टि से बात करें तो बुजुर्गों को भी काफ़ी अधिकार दिए गए। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2007 की बात
कर ले, चाहे संविधान के आर्टिकल 41 की बात कर ले, काफ़ी तरीके के अधिकार दिए गए हैं बुजुर्गों को, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमें ओल्ड एज होम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ देते हैं और उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियां सही नहीं होती। मैम जी बिल्कुल 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 सहमत हैं हम। ओल्ड एज में ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं रहती है। मैंने जैसे बताया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने कार्य को दे दिया, अपने जीवन के सारे स्थल को दे दिया और अब उसे नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी दुखद घटना है। इससे व्यक्ति पर ये समझ में आता है, ये व्यक्ति सबको समझना चाहिए कि ये एक काल चक्र है और हर व्यक्ति इस मोड़ पर आके खड़ा होगा। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत लंबा समय हो गया जब वृद्धाश्रम को लगातार सुनने को मिलते थे ऐसे शब्द कि वहाँ माता पिता को छोड़ दिया गया। अब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने शिक्षित हो गए हैं, युवा प्रधान हम वर्ग की बात करेंगे। अब यहाँ जब बच्चे अच्छी एजुकेशन पाकर अपने माँ बाप के लिए सोचना चाहिए, लेकिन आज भी ओल्ड एज होम लगातार संचालित किए जा रहे हैं। क्या समझा जाए इस बात को? इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति के अंदर में अपनी सोच, यानी मुझे अपने बारे में सोचना है, जो सेल्फ सेंटर्ड होते चले जा रहे हैं आजकल के युवा वर्ग, कि मुझे अपनी परेशानियों को खुद ही लेके चलना है और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप भी कई बार देख रही होंगी कि ये जॉइंट फैमिली टूट रही है और व्यक्ति सिंगल फैमिली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है कि उसके कई कारण हैं। उसकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसके अपने खुद के पर्सनल इश्यूज़ हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज़ हैं, प्लस उसके गांव से उसके शहर की तरफ उसका जो विचलन है, इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें अपराध भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके वजह से क्या होता है, जबकि ये एक समस्या का कारण है, अगर बुजुर्ग घर में नहीं रहेंगे तो सिक्योरिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो प्रॉपर आपको नहीं मिल रहा है। और इमोशनल रूप पे जब आप थक के आते हैं तो बुजुर्ग ही होते हैं जो कि आपको सहारा देते हैं कि आप कर सकते हो। और ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके जीवन में, और ये वर्ड लेके आप किला फतह कर सकते हैं। जी, मुझे एक शायर की वो पंक्तियाँ याद आ गई, जो बुजुर्ग के जो जिस घर में बुजुर्ग रहते हैं वो घर मंदिर होता है और माँ बाप भगवान होते हैं, और बिना भगवान के मंदिर में तो कुछ काम ही नहीं है। अगर आज भी ऐसी स्थितियां हैं तो हमें इन पे आना चाहिए और बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने आपको बड़ा करा पाल पोस के, और कई बार हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी लेकर बच्चे प्रॉपर्टी कई बार हमारे पास ऐसे मामले आते हैं कि बच्चों द्वारा बुजुर्गों की प्रॉपर्टी हथियाना डीड लेकर और उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। वो दर दर की ठोकरें खाते हैं और शोषण सहते हैं। धर्म और ऋचा मैम, आप सहमत होंगे इस बात से कि कम से कम ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलती हैं। आज भी अगर संयुक्त परिवार का उदाहरण देखना है तो शायद गाँव की तरफ रुख करना होगा। तो भले ही हम कई बार जब जागरूकता की बात करते हैं, अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, तो बार बार ये मेंशन करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ सलाह दीजिए, लेकिन आज पहली बार ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर संयुक्त परिवार का उदाहरण देखना है या माता पिता को साथ रखने के साथ उस संघर्ष का उदाहरण देखना है तो गाँव की तरफ रुख कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात कही। चूँकि हम अरविंदो घोष का जिक्र कर रहे थे, मैंने बताया था अपने इतिहास में इस शब्द को कि किस तरह से उन्होंने उनका केंद्र बन गया अध्यात्म का वो। तो वो कहते थे ये बात कि अगर किसी व्यक्ति के कार्यों को देखना है, उन्हें चरित्र को जानना है, तो उसके बड़े बड़े कामों को देखने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल उसके साधारण कामों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की ज़रूरत है, तभी पता चलेगा कि वो कितना महान है। तो छोटे छोटे काम करते चले जाइए, आकलन करने के लिए बैठे हैं लोग। धर्म, कुछ कह रहे थे आप? जी, बहुत ही आपने सही बात कही। गांव के क्षेत्र के लोग जॉइंट फैमिली की बात करें तो इससे हमें सब मिलने की स्थिति बनती है, और गांव के लोग स्वार्थी नहीं होते, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो कल को ऐसी स्थिति बनती है, अगर विधि की दृष्टि से देखूं तो व्यक्ति समाज के साथ, परिवार के साथ रहता है तो वो समाज को भी अपना एक परिवार समझता है और वो उसके प्रति अपने कर्तव्य होते हैं। और समाज सुधार के लिए हमें कानून की जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और गुनाह नहीं करता तो हमें कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोर्टों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्राइम जितना कम से कम होगा उतना समाज के लिए अच्छा होगा। तो मैं ये सवाल रखती हूँ आपसे, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अच्छी है? मतलब उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उन्हें उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये कहूँ मैं? खासतौर से डाउरी वाले अगर केसेस की मैं बात करूँ।
एक्चुअली इस विषय पे मैं बताना चाहूँगा, आजकल केसेस तो कम आ रहे हैं, लेकिन उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि महिलाएं जाके अपनी कंप्लेन ना करती हों, वहाँ तक थाने तक ना पहुँचती हों। लेकिन पहले से बात करूँ तो शोषण की स्थिति काफ़ी कम है और डाउरी के और इस तरीके के केसेस भी कम आ रहे हैं। महिलाएं अवेयर हो रही हैं, सोशल मीडिया ने भी इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आजकल तो फ़ोन से ही सब कुछ हो रहा है, लोग फ़ोन से कंप्लेन कर देते हैं, पहले तो फ़ोन कॉल नहीं होती, तो इस कारण शोषण ज़्यादा होता था। बिल्कुल। ऋचा मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अवेयरनेस जो है सोशल मीडिया से काफ़ी आगे। जहाँ तक धर्म ने बताया कि जो महिलाएं होती हैं यानी कि संवेदनशील, यानी अगर इमोशनल होंगे व्यक्ति तो लड़ाई की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि इमोशनल होने से क्या होता है, हम अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। ओवर इमोशनल एंड अंडर इमोशनल, ये दोनों ही समस्या का कारण है। तो जब हम अपने बुजुर्गों के प्रति इमोशनल होते हैं, उनकी चीज़ों, उनके विचारों को समझते हैं, उनसे लर्न करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती है। जाने से पहले संक्षिप्त में अगर कुछ सुझाव जाने से पहले या कुछ ऐसे मुख्य बिंदु जो आप रखना चाहें, धर्म आपसे शुरू करती हूँ। जी, मैं युवाओं के लिए संदेश देना चाहूँगा कि वह निरंतर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और स्वार्थी ना बने, समाज के प्रति अपना योगदान दें, समाज के प्रति सेवा करें, क्योंकि आपका कर्तव्य है दूसरों के प्रति अपनी सेवाएं दें। और मैं उन युवाओं को संदेश देना चाहूँगा जो कम संसाधनों में भी मेहनत कर रहे हैं, उनसे बोलो मिली जाएगी मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और स्वामी विवेकानंद की बात करूंगा युवाओं की, उठो और जागो और जब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। इसी के साथ बहुत खूबसूरत धर्म, बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से। ऋचा मैम, अब आप जोड़ दीजिए इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला धर्म ने, चूंकि युवा वर्ग की बातें करते हैं, युवा वर्ग की बात, बिल्कुल बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को रखा। लेकिन जहाँ तक हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हर चीज़ें जो होती हैं, हर चीज़ जो होती हैं, जब हम परफेक्शन की बात करते हैं कि हमें ये चीज़ें मिल जानी चाहिए, यही दुख का कारण है। जैसा कि आप ये जानते हैं, आज का दिन भी यही बताता है कि हमारी इच्छा यानी डिज़ायर इज़ सफरिंग। जब हम डिज़ायर रखते हैं तो हमें सफरिंग होती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे मानसिक संतुलन यानी हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे व्यवहार और हमारे इमोशंस के बीच में जो संतुलन है उसे वो डिस्टर्ब करता है। तो ये चीज़ें बहुत जानने वाली चीज़ें हैं कि आपको अपनी इम्पल्सिविटी यानी स्पेसिफिकली युवा वर्ग को अपनी इम्पल्सिविटी पे कंट्रोल करना चाहिए। वेट एंड वॉच, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इतनी इम्पल्सिविटी में जीवन नहीं जिया जा सकता। ये चीज़ें आप अपने बुज़ुर्गों से लर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप इन तीनों के बीच में अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो आपको मानसिक समस्याएं कभी नहीं का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा लगता भी ये सारी चीज़ें तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। और डॉक्टर ऋचा, मुझे लगता है धर्म हम यहीं से दोबारा उठा लेंगे, इसी वाक्य को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, समय का अभाव है, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। डॉक्टर ऋचा प्रियंवदा हमारे साथ थी और हमारे साथ थे धर्म प्रकाश ठाकुर। और जिस तरह से माखनलाल जी की पंक्तियों से शुरुआत मैंने की थी, बात को आगे बढ़ाया था अपने प्रोग्राम को, तो वो कह रहे थे कि पहली पलकें चुप सोने दो, धड़कन रोती है रोने दो, पुतली के अंधियारे जग में साजन के मग स्वच्छंद चलो पर मंद चलो। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जल्दी फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।